लेकिन चलिए आगे चलते हैं और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के लिए अब हमारे साथ आयनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। विजय जी, ओके, तो विजय चोपड़ा जी और राजेश पालविया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। पहले विजय चोपड़ा जी से शुरुआत करते हैं। सर बताइए अपना स्टॉक। मेरा लॉन्ग टर्म पिक है आज के लिए सियाराम सिल्क मिल्स। ये एक बहुत अच्छा कंपनी है, इसमें बड़े बड़े फंड्स भी शुमार हैं जिन्होंने इनमें हिस्सेदारी खरीदी है, और अबैकस करके एक फंड है जो कि मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, सुनील सिंघानिया जी का, तो वो भी इसके अंदर निवेशित हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करना चाहिए, और अभी करीब करीब जो 570 का भाव आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर कोई थोड़ी लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करके चले तो पहला टारगेट मेरा 650 का है, फॉरवर्ड बाय 700, तो इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और सियाराम सिल्क में खरीदारी करने की सलाह है। सियाराम सिल्क मिल्स यहाँ पर लंबी अवधि की खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल भी आज स्टॉक में आप देखिए एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। टारगेट्स बड़े हैं यहाँ पर, फिलहाल 568 के करीब चल रहा है, 650 से लेकर 700 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन समय भी देना होगा 9 से लेकर 12 महीने का। सर बने रहेगा आप हमारे साथ, और भी स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन राजेश पालविया हैं कनेक्टेड हमारे साथ। सर आप बताइए अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी। सो देखिए, स्टॉक लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक से एक लोअर साइड पे कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अब स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है करेक्टिव फेज के बाद, और अब हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए यहाँ से तैयार होते हुए दिख रहा है। 860 रुपए से 890 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट। करंट लेवल से कोई डिप मिलता है तो भी इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे स्टॉक का वो करीब होगा 720 रुपए के आसपास। तो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। कैप्लिन पॉइंट ये लंबी अवधि के लिए आज से यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। सर एक बार टारगेट आप रिवाइज करेंगे, टारगेट क्या होगा इसका? आशीष जी, टारगेट होंगे इसके 860 से 890 तक के, और स्टॉप लॉस होगा 720 के आसपास। 720 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, और 860 से लेके 890 रुपए तक के जो टारगेट से लंबी अवधि में आपको देखने को मिल सकते हैं। 9 से 12 महीने का समय दीजिए। फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है 770 के आसपास, 860 से लेके 890 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर करेंगे खरीदारी। तो चलिए अब कुणाल जी के पास चलते हैं और जानते हैं उनकी 10 की कमाई। बताइए कुणाल जी, कौन सा स्टॉक है? आशीष देखिए, एक फेवरेट स्टॉक है मेरा और बहुत अरसे से इस स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूं। ये स्टॉक है सुमिटोमो केमिकल्स। इसकी चर्चा भी कई बार हमने की है। एक जमाने में स्टॉक का नाम होता था एक्सेल क्रॉप केयर, और अब ये सुमिटोमो केमिकल्स है। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता रहा है। पिछले कुछ सप्ताहों में हमने देखा है कि स्टॉक ने करेक्शन दिखाया। मुझे लगता है करेक्शन यहां समाप्त हो चुका है। ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए सुमिटोमो केमिकल्स पर मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर मैं ट्रेडिंग की राय नहीं दे रहा हूं, मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है कि 600 रुपए के लेवल्स आपको 600 प्लस लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करें और 600-625 के टारगेट के लिए होल्ड करें। जी, तो सुमिटोमो केमिकल्स यहाँ पे 600-625 के आसपास के लेवल्स आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। फिलहाल 488 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और पोजिशनल पिक के लिए चलते हैं विजय चोपड़ा जी और राजेश पालविया जी सर के पास। विजय सर बताइए अपना पोजिशनल पिक। मेरा पोजिशनल पिक एक और टेक्सटाइल क्षेत्र से ही अच्छा कंपनी है, वर्धमान टेक्सटाइल। मुझे लगता है कि टेक्सटाइल क्षेत्र में वैसे भी कुछ एक्शन होने वाला है प्री बजट, और संभावना ये है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव सेक्टर के लिए आना चाहिए। तो वर्धमान टेक्सटाइल में खरीदारी की सलाह देना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। करीब करीब 7.8 का पीई है, जो कि बहुत सस्ता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीब करीब 24 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 22 का है। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि इसका जो ईपीएस है 347 के भाव पे करीब करीब 54 का है, तो बहुत अच्छा ईपीएस है इसका। और मुझे लगता है कि ये
बहुत दिग्गज प्लेयर है, अपने अपने क्षेत्र में पुरानी कंपनी है और इसमें अच्छा कमाई का मौका है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। इसका पहला टारगेट होगा 400 फॉलोड बाय 450, तो मीडियम टर्म में इसको खरीदारी करने की सलाह है। टेक्सटाइल मीडियम टर्म के लिए आपको खरीदारी की सलाह है। 400 450 के आसपास के लिए जो है आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन एक अपडेट दे देता हूं, आशीष, हमने सुबह कहा था कि अनिल सर आज जुड़ेंगे, लेकिन कुछ कारणवश उनकी फ्लाइट जो है वो रीशेड्यूल हो चुकी है, तो शायद वो आज हमारे साथ ना जुड़ पाए। कल हमारे साथ अनिल सर जुड़ेंगे, तो एक अपडेट आपको दे देता हूँ, नजर रखिएगा। तो यहाँ पर नजर रहेगी, लंबे समय से इंतजार हो रहा है। 4.5 साल के बाद सर ने पहली बार छुट्टी ली और ऐसे में एक दिन अगर फ्लाइट रिस्केड्यूल हो जाती है तो थोड़ा सा इंतजार हमें भी करना चाहिए। लेकिन अब शो में आगे बढ़ते हैं और 10 की कमाई जानते हैं हिमांशु सर से। हिमांशु जी बताइए। बिल्कुल आशीष जी, देखिए 10 की कमाई के लिए मेरे रडार पर एक पीएसयू स्टॉक है। हमने देखा है कि पीएसयू स्टॉक्स में, स्पेशली पावर से जुड़े स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए नजर आ रही है। एनएलसी इंडिया वो स्टॉक है जो कि मुझे यहाँ पर पोजिशनल तौर पर पसंद है। स्टॉक लगभग 90-91 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर एक मच अवेटेड ब्रेकआउट इवेंचुअली बनते हुए नजर आ रहा है। काफी समय से स्टॉक ने हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनाया हुआ है, लेकिन फाइनली लास्ट वीक यहाँ पर एक काफी अच्छी वीकली क्लोज देखने को मिला था और आज के सेशन में उसका वैलिडेशन बनते हुए नजर आ रहा है। तो एनएलसी इंडिया, निवेलिया लिग्नाइट जिसको फॉर्मली हम जानते थे, यहाँ पर पोजिशनली 10 की कमाई के तौर पर आज खरीदारी का आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में ये स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगभग 135 रुपए के आसपास का है, तो यहां से लगभग 40 से 50% के अपमूव के लिए एनएलसी इंडिया में खरीदारी करें। कोई गिरावट मिलती है स्टॉक में, पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 80 रुपए के नीचे का एक पोजिशनल बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। तो यहाँ पे एनएलसी इंडिया यहाँ पे खरीदारी करना है। करीब 3-3.5% के आसपास की तेजी जो है ऑलरेडी इस काउंटर में आ चुकी है। आने वाले समय में आपको और गेंस जो है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मार्केट का एक्शन जारी रखेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे अब चलते हैं मार्केट आउटलुक की तरफ, हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जहां पे केआर चौकसी के देवेंद्र चौकसी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चौकसी जी, गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर हम देख रहे हैं मार्केट तो लगातार लाइफ हाई बनाते जा रहा है। हम आज से 4-6 महीने पहले अगर देखते तो मार्केट में काफी पेसिमिज्म था, लेकिन अब जो ऑप्टिमिज्म है वो तो गजब का है। यहां से आपका मार्केट पे व्यू क्या है? क्या ये लगातार हाइस बनते जाएंगे और अगला लेवल आप क्या देख रहे हैं मार्केट पे? गुड मॉर्निंग और शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। जो मेन रीजंस जो है मार्केट का हाई बनाने के लिए, दो चीजें, एक तरफ प्रॉफिट का परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ आई थिंक लिक्विडिटी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज बेसिकली शोइंग साइज ऑफ ग्रोथ, जबकि माना जाता है कि Q2 ये साल का जो रहा वो काफी चैलेंजिंग क्वार्टर रहा, क्योंकि उसके अंदर काफी हद तक एडवर्स परिबल थे हेडविंड से, बट इसके बावजूद भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर नंबर काफी स्टेडी आए हैं। और ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर इवन उम्मीद ऐसी बनती है कि नंबर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर के अंदर जो डिसएडवांटेज था हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का, वो शायद मोर और लेस वर्किंग के अंदर फैक्टर हो चुका है। तो अभी ये क्वार्टर से मार्क टू मार्केट के साथ में इन्वेंट्री और फिनिश प्रोडक्ट के सेल्स रियलिस्टिक बनेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉफिट परफॉर्मेंस एक क्वार्टर के अंदर और अगले क्वार्टर के अंदर मजबूत रहेगा। और उसके सामने ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी इंडिया की तरफ आई थिंक मुड़ के आई है। तो क्योंकि जहां तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का सवाल है, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो ये दो कारण मैं ऐसा समझता हूँ, एक तरफ प्रॉफिट बढ़ के आना और दूसरी तरफ लिक्विडिटी सस्टेनेबल बेसिस पे मार्केट के अंदर आना, दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैली इन द मार्केट, विच आई बिलीव अगले समय के लिए कंटिन्यू रहेंगे। अगले समय के लिए कंटिन्यू रहेगी। और आउटलुक अगर आप देखें तो भारत का काफी बेहतर है। लेकिन सर इस मार्केट की खासियत है लगातार हम लाइफ हाइज बना रहे हैं, सेक्टर रोटेशन जिस प्रकार का देखने को मिल रहा है काफी इंप्रेसिव है। आप देखिए आईटी स्टॉक्स ने भागीदारी दिखा दी है, मेटल स्टॉक्स में रिबाउंड नजर आ रहा है। अभी फिलहाल अगर मार्केट पर फोकस करना हो तो कौन से दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपकी नजर है? तो ओवरऑल आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर बरकरार है, और क्रेडिट ग्रोथ बरकरार होने के साथ में आई थिंक अपॉर्चुनिटी
क्रेडिट के साथ में जुड़े हुए कंपनीज के अंदर ज्यादा है, यानी कॉर्पोरेट बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कि जहाँ पे रिटेल क्रेडिट, हाउसिंग फाइनेंस क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट का ग्रोथ आई थिंक सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर करीबन 20% के आसपास आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज वन एरिया वेयर प्रोबेबली वी विल हैव रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ क्लैरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ देखें तो हालांकि कमोडिटी के अंदर एक बाउंस बैक आया है, बिकॉज ऑफ मैंने जो कारण दर्शाया कि कमोडिटी, ग्लोबल कमोडिटी के अंदर जो कॉस्ट प्रेशर था वो निकल चुका है। आई थिंक नाउ एटलीस्ट आई थिंक कंपनीज कैन टॉक रीजनेबली अबाउट producing the alpha performance, and the delta would be better largely because of higher amount of surety on the raw material side. मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी तरफ ऑटो और कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। ऑटो और कंजम्पशन के अंदर ध्यान इसलिए भी देना है कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर एक अच्छे ग्रोथ हम देख रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल के अंदर भी डिमांड बरकरार है, और टू व्हीलर्स के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत चैलेंजेस ज्यादा है, वहां पे भी एक ट्रांजिशन कंप्लीट होके यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ टू व्हीलर कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि कंजम्पशन के साथ में जुड़े हुए कंपनीज को आपको देखना जरूरी बनता है। किसी चीज के ऊपर जहां पर हम ध्यान देते हैं वहां पे जो कंपनी टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ ला रही है, मेनी कंपनीज आर नाउ एडॉप्टिंग आईटी एज सर्विस प्लेटफॉर्म, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इच जहाँ पे टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ आ रहा है बिजनेस के अंदर, उनके अंदर मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। जैसे कंपनीज लाइक रिलायंस जियो है, कि जहाँ पे आई थिंक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके building a better and better revenue and the profit models for the company. So such kind of businesses are likely to be much better off, I think, in coming period. तो कंजम्पशन, बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन सर आप ग्लोबल मार्केट्स के खासतौर पर कमोडिटीज की बात कर रहे थे। पिछले कई तिमाहियों में हमने देखा था कि जो कमोडिटी प्राइसेस काफी इन्फ्लेटेड थे, इसके चलते जो अर्निंग्स आ रही थी, टॉप लाइन बॉटम लाइन काफी बढ़ रही थी, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्योंकि कीमतें थोड़ी सी नीचे आई है, तो क्या आगे क्वार्टर्स में मान सकते हैं कि जो मार्जिन आ रहे हैं कंपनीज के मोरलेस वो थोड़े से बेटर, इनफैक्ट स्टेबल देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि आपने सही देखा कि कमोडिटी के दाम शार्पली गिरे हैं, करीबन 15% से 25% के बीच में दामों के अंदर एक गिरावट आई है ग्लोबली। तो ऑब्वियसली शुरुआत के समय के अंदर जब भी गिरावट आती है तभी कंपनीज को हाई कॉस्ट प्रेशर का एक डिसएडवांटेज हो जाता है, तो वो आई थिंक उनको अफेक्ट होता है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक हैज हैपेंड इन द लास्ट क्वार्टर। But in subsequently, I think the crude oil prices have also come down. और जहां तक हम देख रहे हैं कि ओपेक कंट्री भी अपने प्राइसेस स्टडी रखने के लिए काफी हद तक कमिट कर चुकी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि क्रूड ऑयल के दाम स्टडी रहना और उसके सामने जो कमोडिटी के दाम है उनके अंदर भी जो गिरावट के बाद एक सस्टेनेबल ग्रोथ रहना, तो मैं ऐसा समझता हूँ दोनों के बीच के अंदर कमोडिटी कंपनी के जो नतीजे हैं अगले समय के लिए थोड़े अच्छे आने की संभावना है। तो आई थिंक सिलेक्टिवली वन कैन लुक एट आई थिंक लार्जर कमोडिटी कंपनीज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। Also the fact is that many of the commodity companies are systematically creating alternate energy portfolio in form of hydrogen, green hydrogen. So to a greater extent I think the जो cost of producing electricity है वो कम होते जा रही है। आई थिंक ओवरऑल आई सी दिस एज द पॉजिटिव पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड। डेफिनेटली, तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है जो पे यहाँ नजर आ रहे हैं, खासकर स्टील या फिर जिस भी सेक्टर में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो रहा है। लेकिन सर एक स्पेस है जिसको लेके इन्वेस्टर्स हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज्ड है, और वो है ये न्यू एज कंपनीज। हमने देखा कि काफी अच्छी लिस्टिंग होती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से धराशायी हुई है सारी कंपनीज, हालत खराब हो चुकी है। अब लेकिन इन लेवल्स पे समझ में नहीं आता खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आपका व्यू क्या है इन न्यू एज कंपनीज पे? तो आई थिंक इन्वेस्टर के लिए बहुत सिंपल अप्रोच मैं सजेस्ट करता हूँ। आप कंपनीज को क्वार्टरली परफॉर्मेंस से देखें और उनका जो लॉस का जो फैक्टर है वो कम होते दिखता है या लॉस में से बाहर निकल के आते हुए दिखती है, तो दैट वुड बी द फर्स्ट इंडिकेशन टू लुक एट दिस कंपनीज। क्योंकि पहले भी जैसे मैंने बात की है, दिस कंपनीज हैव फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी मॉडल, बट उसका कस्टमर को डेफिनेटली फायदा काफी होता है।
बट जरूरी नहीं है कि बिकॉज ऑफ दी गुड प्रोडक्ट डिलीवरी मॉडल, आई थिंक दे आल्सो हैव अ हायर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मॉडल इन द प्रॉफिट मॉडल। ये कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर जितना चाहिए उतना शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट आई थिंक मोर इन द प्रॉफिट दैट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग देन इन रेवेन्यू। रेवेन्यू तो फिर भी पिछले सालों के अंदर उन्होंने काफी हद तक मार्केट बिल्ड किया था, तो अल्टीमेटली दे एंडेड अप प्रोड्यूसिंग हायर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। सो ओनली अप्रोच हियर इज दैट सम कंपनीज आर गुड फॉर कंज्यूमर्स बट दे नीड नॉट बी एज गुड फॉर इन्वेस्टर्स। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। एंड इफ दे हैव टू बिकम गुड फॉर इन्वेस्टर्स, वो कंपनी कैश बर्न करके बंद होनी चाहिए सबसे पहले। इफ दे स्टॉप बर्निंग देयर कैश, आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग द कंपनी इनटू द पोर्टफोलियो। सिलेक्टिव देखना पड़ेगा समय के साथ में। तो इन्वेस्टर को ये एक सिंपल गाइडेंस दी है कि आप प्रॉफिट में आते देखते हो कंपनी को, तो सर्टनली आपको उसके ऊपर जोर लगाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डेफिनेटली। तो अगर ये कंपनियां कैश बर्न कम करती है या फिर मुनाफे में आती है तो इन कंपनीज में आप खरीदारी कर सकते हैं। ये एक मंत्र होगा ये सारी न्यू एज कंपनीज के लिए। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब आरबीआई की जो पॉलिसी है वो हमारे सामने है, एमपीसी की बैठक तो शुरू हो चुकी है। आपकी क्या राय है इस पूरी पॉलिसी को लेके? आपका क्या मानना है, कितना रेट बढ़ सकता है इस बार? इनफैक्ट आरबीआई को सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्रेडिट पॉलिसी को नेविगेट किया है, गाइड किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से कमोडिटी के दाम घटे हैं और जो हिसाब से फूड कमोडिटी के भी दाम घटे हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटी एज वेल एज फूड कमोडिटी दोनों के दाम घटने के कारण मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और इंडिया ने काफी हद तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आई थिंक दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू, ऐसा मेरा मानना है। एंड गिवन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, आई वुड थिंक दैट आरबीआई विल नॉट बी इन हरी टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। Maybe a small percentage rate of increase from now, and thereafter they will not touch for the time being the rate hike kind of a situation. So I think overall optimistic है ये चीज के लिए हम, बट एक बात ध्यान रखते हैं कि कोई भी कारण से इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं बढ़ता है तो आरबीआई के लिए बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा कि पॉलिसी रेट को चेंज ना करें और सस्टेन करते रहे। मेरे ख्याल से अगले 2 या 4 क्वार्टर के बीच में इफ इन्फ्लेशन स्टार्ट्स कमिंग डाउन देन वी विल हैव अ रियल गुड केस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ फंड्स। शुक्रिया सर विस्तार से पूरे बाजार का आउटलुक और साथ में कौन से वो सेक्टर्स हैं और न्यू एज कंपनीज पे क्या करें ये विस्तार से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिजनेस के लिए आपने समय निकाला। आगे बढ़ते हैं, बाजार का एक चेक ले लेते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो गिरावट के बाद अब थोड़ी सी रिकवरी, हालांकि रिकवरी कोई सब्सटैंशियल नहीं है। 65 अंकों की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी पर नजर आएगी। सेंसेक्स 232 अंक नीचे है। वही निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो कर रहा है आपको कंफ्यूज, क्योंकि मामूली 11 अंकों की जो बढ़त है फिलहाल आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। लेकिन अब चलते हैं राजेश पालविया सर के पास और जानते हैं उनकी पोजिशनल पिक। सर बताइए। तो आशीष जी पोजिशनल पिक रहेगी मिसेस बैक्टर फूड। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2 साल पहले लिस्ट हुआ था, उसके बाद से हमने देखा कि स्टॉक में एक करेक्टिव मूव कंटिन्यूस बेसिस पे देखने को मिला। ऑलमोस्ट इस करेक्शन में स्टॉक ने 250 तक के लो भी बनाए। अब जिस तरीके से वीकली चार्ट बना, अब एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है और स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जो स्ट्रेंथ यहाँ पे मीडियम टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रही है और ऑलमोस्ट अपने ये जो स्विंग हाई थे इसके अक्टूबर 2021 के, उसको अब ये यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बैक्टर फूड अब एक अच्छा अपमूव यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम पोजिशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 500 रुपए से 540 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 410 रुपए के आसपास। मिसेस बैक्टर फूड बाय करने की सलाह पोजिशनल डेफिनेटली मिसेस बैक्टर फूड्स यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 500 या उसके ऊपर के लेवल भी जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। लेकिन चोपड़ा जी के पास चलते हैं जानने के लिए उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स। चोपड़ा जी बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हैं। हाँ, मेरा जो शॉर्ट टर्म पिक है आज के लिए वो है JSL और ये कंपनी प्राइमरली जिंदल समूह की कंपनी है। स्टील में ये काम करते हैं और अभी जो इसकी वैल्यूएशंस हैं बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 5.7 है, 5.7, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब करीब 38 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 45 का है और जो इसका EPS है इस भाव पे करीब करीब 36 रुपए का है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। मेटल्स में रैली भी है
और सारे मेटल्स में जो मेटल कंपनीज हैं उनका जो पहले डेट ओवरहैंग था, मुझे लग रहा है कोविड के बाद काफी हद तक जो कर्जा है वो कम कर लिया गया है। अब सब एक्सपेंशन मोड में है और भारत जो है वो एक ग्लोबल हब बन रहा है मेटल्स के लिए। और हाल फिलहाल में अभी सरकार ने जो ड्यूटी लगाई थी एक्सपोर्ट के ऊपर वो भी हटा दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में मेटल कंपनीज अच्छा करेंगी। तो जिंदल स्टेनलेस जो है उसमें खरीदारी की सलाह है। इसका जो पहला टारगेट होगा 220 का और दूसरा टारगेट मैं देना चाहूंगा 240 का। तो इन टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म में खरीदारी करी जाए और इसमें अच्छी तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और संभावना यह है कि शॉर्ट टर्म में ही कुछ एक कमाल दिखाए। तो जिंदल स्टेनलेस वो एक स्टॉक है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, यानी 1 से लेकर 3 महीने का आपको समय देना और टारगेट आपको मिलेंगे 220 से लेकर 240 के। फिलहाल 180 के स्तर पर कामकाज कर रहा है और मेटल स्टॉक्स में भी आप देखें तो बढ़िया तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया न्यूज पर व्यूज का। तो चलिए न्यूज पर व्यूज में आज बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइज के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ अतुल गोयल साहब, इनसे जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कंपनी का परिचय अगर आप देता हूं कि तो कंपनी करीब 1986 में शुरुआत की थी और वहां से अगर आप देखें तो दिग्गज रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक नाम है और अब तक 250 से ज्यादा इमारतें बनाई है, 3 मॉल, 8 होटलों का भी इन्होंने निर्माण किया है। अतुल गोयल साहब के बारे में बता दूं तो आपने जो है डिग्री ली है बैचलर्स में, साथ में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और अगस्त 2018 से कंपनी के सीएफओ नियुक्त है। लंबा अनुभव है आपको कार्यकाल का, 28 साल से ज्यादा का जो अनुभव है आपको सीएफओ के जो स्तर पर वो देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सर जी बिजनेस के लिए अपना समय निकालने के लिए। इस पहला सवाल मैं आपको क्वार्टरली माफ कीजिएगा क्वार्टरली नतीजों पर ही पूछना चाहूंगा। नतीजे में देख रहा हूं इनफैक्ट काफी अच्छे देखने को मिले थे। टॉप लाइन में बढ़त देखने को मिली थी, मुनाफा अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टर्न अराउंड भी देखने को मिला था, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा ड्रॉप है। क्या मार्जिन अब आगे जाकर सुधरते हुए नजर आएंगे? नमस्कार जी। देखिए मार्जिन जो है, क्योंकि आप मेनली रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं जो हमारा रेजिडेंशियल पार्ट है, क्योंकि अगर आप देखें लीजिंग और हॉस्पिटैलिटी में तो मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। रियल एस्टेट में क्या है कि AS 115 की वजह से आप अकाउंटिंग जो है वो करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसमें मार्जिन वेरी होता रहेगा। इसका रीजन ये है कि आपके कॉर्पोरेट ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं और रेवेन्यू जो है यू डोंट नो, क्योंकि आपका जितने रजिस्ट्रेशन होगी उतनी रेवेन्यू जो है वो जो है रिकॉग्नाइज होगी बुक्स में। तो ओवरऑल हम अगर ये कहना चाहें कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट करीबन 25% के आसपास रहता है और अगर आप नेट प्रॉफिट जो है प्रोजेक्ट वाइज करीबन 20% के आसपास रहता है, तो वो मेंटेन है और वैसे ही रहेगा। ये वेरिएशन खाली AS 115 की वजह से है। परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि हॉस्पिटैलिटी जो सेगमेंट है वो काफी बढ़िया कर रहा है। अभी फिलहाल अगर आप अपना रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो रियल एस्टेट करीब 5% कारोबार में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी यहां पर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। लीजिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा है। आइडियल मिक्स क्या होगा आगे जाके रेवेन्यू का? देखिए अभी 70% जो है वो रियल एस्टेट करता है, मेरे ख्याल से मिक्स यही रहना चाहिए मोर और लेस। थोड़ा अगर लीजिंग में और अच्छा होगा तो हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे। जनरली हमारा टारगेट ये है कि हम 60 to 40% का एवरेज रखें रियल एस्टेट और लीजिंग और हॉस्पिटैलिटी में। तो ये डिपेंड करता है, रियल एस्टेट मार्केट अगर अच्छा चलेगा आगे जाते हुए भी तो इसमें इसका शेयर जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो है कि 60-40 का हम रेशियो रखें। 60-40 का रेशियो जो है यहाँ पर बरकरार देखने को मिल सकता है। लेकिन सर मैं आपके अर्निंग्स कॉल को भी देख रहा था, यहाँ पर कंपनी बता रही है कि अगले 4 तिमाहियों के लिए जो पाइपलाइन है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो पहले तो आपकी पाइपलाइन समझता हूं, उसके बाद क्या पेस से आप ग्रोथ करना चाहते हैं? अर्निंग्स कॉल में मैं देख रहा था कि 15 से 20% तक की जो ग्रोथ है इसका गाइडेंस दिया गया है। क्या यहां से ग्रोथ 15-20% आएगी और पाइपलाइन क्या है फिलहाल आपकी? देखिए हमारी 13.5 मिलियन की लॉन्चेस है जो रियल एस्टेट में होगी और मेरे को लगता है कि ग्रोथ जो हमने गाइडेंस दी है 15 से 20% जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन है। मार्केट में बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। अगर आप EMI टू हाउस होल्ड इनकम देखें तो बेंगलोर में ही 48% से घट के 28% होगी, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। सिमिलरली बॉम्बे और NCR में भी अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा आई है। होम लोन रेट्स थोड़े आगे बढ़े हैं, लेकिन वो होम लोन रेट्स इतने नहीं बढ़े। 8.2 जो है एक
एक अच्छा लेवल है होम लोन रेट्स का, और होम लोन रेट्स 15 साल के होते हैं, 15 ईयर्स के होते हैं, जो कि फ्लोटिंग रेट पे होते हैं, तो इतना ज्यादा ईएमआई में फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी इंक्रीज अगर होम लोन रेट पे होता है तो वो ड्यूरेशन में होता है, तो मेरे को नहीं लगता इसका इम्पैक्ट कोई ज्यादा होगा। तो अगर रियल स्टेट अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम ये 15-20% का ग्रोथ जो है वो रियल स्टेट में दिखा पाएंगे। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें तो खैर 100% से ज्यादा ही ग्रोथ थी, और हमें लगता है कि वहां पे अच्छा ग्रोथ रहेगा। और लीजिंग में भी हम कम से कम 15% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर दिखाएंगे। तो काफी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर साल दर साल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है और सेंटीमेंट पूरे सेक्टर के लिए काफी हद तक सुधर चुका है। शुक्रिया सर, ये बेहतरीन तरीके से हमें पूरे सेक्टर का जो आउटलुक है, साथ में कंपनी का जो आगे की ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी बताने के लिए, जी बिजनेस के लिए अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगर आप देखते हैं तो बाजार पर एक क्विक चेक ले लेते हैं कि किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। कोई 60, 65, 70 अंकों की गिरावट वरुण यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो जरूर थोड़ा सा यहाँ पर 20 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो काफी हद तक म्यूटेड साइड पर ही नजर आएगा, लेकिन 70 अंकों की जो गिरावट है वो आपको नजर आ रही है। डेफिनेटली तो थोड़ी बहुत गिरावट आशी जरूर देखने मिले, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो भी यहाँ पे देखी जा रही है। और मिड कैप, काफी सारे मिड कैप बैंक्स है जहाँ पे अच्छी खासी तेजी। आप देखिए सीएसबी बैंक 2.5% के आसपास की तेजी वहां है। यूको बैंक में अभी भाई पिछले कुछ मिनटों में तेजी देखने मिली है। सिटी यूनियन बैंक यहाँ भी करीब 2.8% के आसपास के गेंस जो है वो देखे जाए तो काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और पालीवा जी के पास चलते हैं जानने के लिए उनके शॉर्ट टर्म पिक्स। पालीवा जी बताइए। जी, तो शॉर्ट टर्म पिक रहेगी सेटिन क्रेडिट केयर। ये स्टॉक में देखें तो जो पिछले 3-4 वीक में एक करेक्शन था वो ऑलमोस्ट स्टॉक ने उसको रिवर्स करते हुए दिखा है। अगर डेली सेटअप पे देखें तो ये 7th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। तो सेटिन क्रेडिट केयर के जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक में जो टारगेट बनना चाहिए 190 से लेकर 200 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से अगर कोई छोटी मोटी करेक्टिव एक्शन अगर मिलती है तो इसको ऐड करना चाहिए डिप्स में भी। स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होना चाहिए करीब 140 के आसपास। तो 190 से 200 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए सेटिंग क्रेडिट केयर को बाय करने की सलाह है। डेफिनेटली तो सेटिंग क्रेडिट केयर 195 से 200 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। और फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गजब की तेजी 8-9% के आसपास की गेंस जो है इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। तो अच्छी खासी तेजी के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां से और लंबी तेजी जो है इस काउंटर पे बन सकती है। ओके, और निफ्टी बैंक को भी आप देख ही लीजिए एक बार। वैसे भी हम एनबीएफसी और बैंक्स की बात कर रहे हैं, करीब 22-24 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो निफ्टी बैंक में देखने मिल रही है। तो आशीष हो सकता है कि सेकेंड हाफ में शायद आपको निफ्टी बैंक सपोर्ट करे, और अगर ये चल गया तो शायद निफ्टी भी हरे निशान में आ जाए। एग्जैक्टली काफी बढ़िया। और छोटे बैंक की बात करें तो कर्नाटका बैंक यहाँ पर भी नजर रखिए, बाजार थोड़ी कमजोर भी दिखा रहा था तभी स्टॉक के अंदर खरीदारी थी। फिलहाल अगर आप देखें तो 8% के बड़े गेंस के साथ कर्नाटका बैंक जो है कामकाज कर रहा है। अच्छी तेजी छोटे जो बैंक है यहाँ पर आपको फिलहाल देखने को मिल रही है। डेफिनेटली तो जैसे कि हमने कुछ देर पहले कहा था सिटी यूनियन बैंक, सीएसबी और अब कर्नाटका बैंक का भी यहाँ पे जिक्र किया आशीष ने। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सुबह से अच्छे खासे गेंस थे, अभी भी करीब 8% के आसपास के गेंस जो है वो इस काउंटर में अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं। तो बैंकिंग स्पेस यहाँ पे नजर रखिएगा, भरपूर तेजी हो रही है। इस बीच एक न्यू एज टेक्नोलॉजी काउंटर आशीष नायका वैसे तो लाल निशान में है, लेकिन निश्चित तौर से थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश ये भी कर रहा है। करीब 177-178 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखेंगे तो हल्की फुल्की रिकवरी जो है इस काउंटर में देखने मिली है। और वैसे भी अभी कुछ देर पहले चौकसी साहब हमको कह के ही गए हैं कि आपको अगर न्यू एज काउंटर में कहीं नजर रखनी है तो बेसिकली इन कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर रखेगा। वो अगर सुधरता है तो शायद आपको इन कंपनीज में अच्छी खासे आगे चल के फंडामेंटल्स में सुधार होते हुए दिखाई दे सकता है। एक बार न्यू एज कंपनीज पे कुणाल जी से भी पूछ लेते हैं कि नायका जैसे कि कुछ स्पाइक देखने मिल रहा है, क्या ये रहेगा या फिर थोड़ी वीकनेस ही देखने मिलेगी? कुणाल जी, न्यू एज कंपनीज खासकर अगर आप देखेंगे नायका, जोमेटो, ये लोगों को फंसा देते हैं, समझ में नहीं आता कब खरीदना है कब बेचना है, करना क्या चाहिए? आपको क्या लगता है नायका का स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में तेजी दिखा रहा है, खरीदने लायक है क्या? भाई देखिए वरुण, अगर आप चार्ट देखें तो इन चार्ट्स पर लगातार लिस्टिंग के बाद हमने डाउन ट्रेंड देखा है। तो अगर आप चार्ट के आधार पर चलते हैं तो किसी भी तरह का खरीदारी का मौका ना पेटीएम में बना, ना नायका में बना, ना जोमेटो में बना। लगातार इनमें बिकवाली का ही सिग्नल आता रहा है
और अभी भी किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। यह बात जरूर है कि हाल फिलहाल में हमने इसमें वॉलेटिलिटी देखी है और काफी गिरावट के बाद अगर वॉलेटिलिटी हो तो टिपिकली वहीं पर बेस बनता है। मेरी खरीदारी की राय नहीं है, मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये स्टॉक वक्त लेंगे, लेकिन ये वक्त लेने के बाद जब कंसोलिडेट कर लें और इनमें ब्रेकआउट हो तो इनमें तेजी भी बड़ी जबरदस्त बनेगी, लेकिन उसमें काफी वक्त है अभी। तो जब वो मौके आएंगे तो जरूर हम लोग खरीदारी की राय देंगे। फिलहाल मुझे लगता है इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। डेफिनेटली, तो फिलहाल इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। जब वो टेक्निकल ब्रेकआउट्स आएंगे या फिर जब वो मौका आएगा, जैसे कि कुणाल जी कह रहे हैं कि जब ये चलते हैं तो गजब की तेजी भी इन काउंटर्स में देखने मिलती है। तो वेट करेंगे कुणाल जी का कि कब चार्ट्स पे इनको खरीदारी के संकेत मिलते हैं। लेकिन आगे बढ़ते और एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई है, उस पर नजर डालते। दरअसल ईरान ने बिना कोई वजह बताए भारत से चावल और चाय का जो इंपोर्ट है उसके सौदे रोक दिए हैं। अब क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो चाय और चावल लेके हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। अरमान, क्या हुआ, चाय चावल दोनों बंद? बिल्कुल, उन्होंने मना कर दिया, बोले अब कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो सारे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे। पसंद नहीं आया कि कोई और रीजन? रीजन तो उन्होंने क्लियरिफाई नहीं करा है, पर ये चीज क्लियर है कि उन्होंने पिछले हफ्ते से उन्होंने ये चीज बोल दी कि ईरान जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि अब ईरान की जो ये इंपॉर्टेंस है हमारे हिसाब से, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बोले चाय मान लीजिए या राइस लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट है राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप अप्रैल से सितंबर में अगर आप देखेंगे, अप्रैल से सितंबर 2022 की अगर आप बात करेंगे, लगभग 4750 करोड़ का जो है हमने जो है बासमती राइस जो है वो ईरान को एक्सपोर्ट किया है। उस हिसाब से अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ओवरऑल हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका लगभग 27% जो है हम केवल सिर्फ ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं वाई कंपेरिजन करूं, मतलब उस समय से कि अप्रैल से सितंबर जो हमारा 2021 में था, वहां से लगभग 96% की बढ़ोतरी हो चुकी। तो एक तो ईरान को हम बासमती राइस काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कुल एक्सपोर्ट जो करते हैं उसका 26% एक्सपोर्ट करते हैं, और पिछले बार के कंपैरिजन में तो लगभग जो है दोगुना होता हुआ दिखा है। अब ये तो राइस कंपनीज के लिए अगर आप देख लें, KRBL, चमनलाल एलटी फूड्स, इन कंपनियों के लिए तो नेगेटिव है ही सही। अब उसी के साथ साथ चाय पे अगर आते हैं तो चाय पर भी जो ईरान का जो मार्केट है वो काफी बड़ा मार्केट है। जनवरी से सितंबर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 515 करोड़ का जो है हमने एक्सपोर्ट किया था, और जो कि ओवरऑल जितना हमने एक्सपोर्ट करा है, टोटल जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका लगभग 11% जो है हम ईरान को है एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर पिछली बार के कंपैरिजन किया जाए तो 480 करोड़ से वो बढ़ के 515 करोड़ पे हुआ था। तो इंसेरा टी, जयश्री टी और जयसी टी स्टॉक से वहां पर आपको दबाव आता हुआ दिखा। डेफिनेटली, तो इन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो एक्सपोर्ट से बेसिकली वो जो इंपोर्ट करते हैं उसको फिलहाल इन्होंने बंद कर दिया है। शुक्रिया अरमान इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन चलते हैं और एक न्यूज के व्यूज की तरफ। चले तो न्यूज पर व्यूज में हमारे साथ जुड़ी है बोरोसिल लिमिटेड। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 1962 में शुरू हुई थी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में कंपनी कामकाज करती है। 100 से ज्यादा शहरों और 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ 14,000 से ज्यादा रिटेलर जो है उनके साथ ये कंपनी जो है वो कामकाज करती है। माइक्रोवेव के इस्तेमाल में होने वाले जो बर्तन, लैब ग्लासवेयर होते हैं उसमें कंपनी जो है मार्केट लीडर है। और हमारे साथ इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर श्रीवर खेरुका जी जो है वो जुड़ चुके हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स और साइंस की बैचलर्स डिग्री जो है इन्होंने ली है। साथ ही साथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो भी इन्होंने किया है। गुड मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वेलकम टू सी बिजनेस। सर, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आपकी है क्लास पैक लिमिटेड और बोरोसिल टेक्नोलॉजीज के बीच में, सर ये कहां तक पहुंची है, इस पे क्या अपडेट है, इसके बारे में बताइए सर। सर आप शायद म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, हमारी जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है इसमें हम दो कंपनीज हैं, दो डिविजन्स हैं, साइंटिफिक प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के द्वारा हम ये दोनों डिविजन्स को स्प्लिट करेंगे और हमारी दो कंपनीज हो जाएंगी, बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड और बोरोसिल लिमिटेड। तो इस हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और हमको अप्रूवल भी मिल गई। अब हमारे अभी कोई मीटिंग्स होंगे हमारे क्रेडिटर्स के साथ और हमारे बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं के साथ। वो मीटिंग करीब फरवरी में पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में होगी, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि उसके बाद करीब 60 या 90 दिन लगने चाहिए ये इसको कंक्लूड होने में। तो मेरे हिसाब से अगले 4-5 महीने में ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कंक्लूड हो जानी चाहिए।
चलिए, तो कुछ समय में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है वो कंक्लूड हो जानी चाहिए। सर, मैं आपके फाइनेंशियल देख रहा था इस बार के, आपके रेवेन्यूज तो बड़ी है लेकिन मार्जिन्स और मुनाफे में दोनों में प्रेशर है। सर, ये क्यों था और आगे के लिए आउटलुक कैसा है? देखिए, सबको मालूम है कि इस साल इन्फ्लेशन बहुत जबरदस्त हुआ है और सारे इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं, तो उसका जो एक रिजल्ट है, नतीजा है, हमारे कंपनी में भी आया है। और हम नहीं चाहते कि सारा जो खर्चा है हम पास ऑन करें कस्टमर्स को, क्योंकि फिर उसमें डिमांड की प्रॉब्लम आती है। हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम खरीदते रहें। तो इसका कारण अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये इम्पैक्ट जरूर आया है। मेरे हिसाब से अब जो समझ में आ रहा है, जो हमें दिख रहा है मार्केट में, कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी थोड़े कम हुए हैं, एनर्जी कॉस्ट भी थोड़ी एक रेगुलेट हो गई है, इन द सेंस की कम हो रही है। तो ये मेरे हिसाब से अगले साल में वापस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा प्रेशर हुआ है और हो सकता है एक और क्वार्टर के लिए रहे। तो एक और क्वार्टर जो है वो इस कंपनी का प्रेशर में रह सकता है। शुक्रिया खेरूका साहब, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी कमी है, इसके लिए मैं आपसे 2 ही सवाल ले पाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट को अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले, करीब 75 पॉइंट के आसपास की, लेकिन इस शो को यही रैप अप करने का समय आ चुका है। तो मुदित जी, हिमांशु जी, कुणाल जी, पालविया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो का समापन करेंगे आशीष देश के प्रति सम्मान के साथ। बिल्कुल। जय हिंद।